खबर में दम है। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले आधे घंटे में बात होगी हर उस क्षेत्र की जिससे जुड़े हैं हम। सियासी चर्चा से लेकर आम जन से जुड़ी समस्याओं तक की बातें, वैसी खबरों की करेंगे बात जिसमें दिखा दम। तो चलिए शुरू करते हैं। खबर में दम है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस में बगावत के सुर की। क्या सितंबर का महीना प्रदेश कांग्रेस में चेहरे की लड़ाई का है? और क्या चंद दिनों में यह साफ हो जाएगा कि 2023 में कांग्रेस किसकी अगुवाई में बीजेपी से टक्कर लेगी? दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की अटकलों ने राजस्थान कांग्रेस में हलचल बढ़ाई। सचिन पायलट के समर्थक कई नेता बगावत को उतारू हो गए। सवाल है, यह शक्ति प्रदर्शन सिर्फ कुर्सी के लिए है या इससे कांग्रेस मजबूत भी होगी? चुनाव से पहले चढ़ा सियासी पारा। अगर राजस्थान के अंदर अगर परिवर्तन करते हैं, सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो सरकार रिपीट होने की गुंजाइश है। कहीं बयानों का शोर तो कहीं चुप्पी। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के दिल्ली जा रहे हैं। सितंबर में ट्रेलर, अक्टूबर में असली तस्वीर। जो स्थिति चल रही है उसके तहत निश्चित रूप से अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री में लाते हैं तो क्या दिक्कत है? आज का युवा और उसकी जाति 100% क्या नाम है उसके साथ खड़ी हुई है। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इस अहम सियासी सवाल को लेकर के जितनी सियासी हलचल दिल्ली और पूरे देश में देखने को नहीं मिल रही है, उससे कहीं ज्यादा सियासी उठापटक राजस्थान में देखने को मिल रही है। 22 सितंबर को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होगी, लेकिन उससे पहले सीएम अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलों के बाद में सचिन पायलट खेमे के जो विधायक नेता हैं वो काफी जोश में नजर आ रहे हैं। हालांकि अपने इस जोश के अंदर वो पार्टी अनुशासन भी कहीं ना कहीं भूलते हुए नजर आ रहे हैं। एक चीज लेकिन आपसे कहना चाहता हूं, एक चीज ध्यान रख के सुन लो। मैं कोई पार्टी के साथ नहीं हूं, बार बार कहता हूं, मैं सचिन पायलट जी के साथ हूं, सचिन पायलट जी के साथ मैं रहूंगा। दरअसल सचिन पायलट समर्थक विधायक काफी वक्त तक खामोश रहने के बाद अब खुलकर अपनी बात रखने लगे हैं। इनमें सबसे मुखर चाकसू के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी हैं, जिन्होंने कुछ दिन सार्वजनिक रूप से कहा था कि उनकी आस्था सचिन पायलट में है, जिस पर पीसीसी चीफ डोटासरा ने सीधे अंदाज में लेकिन साफ किया था कि कोई कितना भी बड़ा नेता हो लेकिन उसे अनुशासन में रहना ही होगा। सबके लिए पार्टी का अनुशासन बनाए रखना जरूरी है। नहीं अनुशासन बना के रखता है कोई भी व्यक्ति, तो ये मान के चलिए कि वो पार्टी के साथ में अच्छा नहीं कर रहा है और पार्टी इस बात को नोट करती है। इसके ठीक पहले अपनी धैर्य वाली सियासत के लिए मशहूर सचिन पायलट ने भी संकेतों में कहा था कि आला कमान की बात सभी को माननी होगी। जो पार्टी का निर्देश हुआ है, आज तक हम सबने इस पार्टी को पूरी लगन से, ईमानदारी से उसकी पालना करी है और कम से कम राजस्थान के तमाम नेता इस बात को कई बार बोल चुके हैं कि जो भी आला कमान बोलेगा उस काम को हम लोग करेंगे। आला कमान ने कांग्रेस के किस नेता के लिए क्या क्या तय किया है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन इस अंदरूनी खींचतान ने बीजेपी को तंज का मौका दे दिया है। अब लगने लगा है कि कांग्रेस की अंदरूनी कलह इस स्थिति में पहुंच चुकी है कि अब तो मुखिया जी को भी उनके विधायक चुनौती देने लगे हैं और यहां तक भी विधायक बयान दे रहे हैं कि राजस्थान के अंदर मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं, मेरी निष्ठा पार्टी के अंदर नहीं है, मेरी निष्ठा पायलट के अंदर है और अब पायलट को कमान संभालनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी एक यूनिट और एक यूनिटी में नहीं है। कांग्रेस पार्टी में भिन्न भिन्न प्रकार के गुट अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी समझते हैं, इसलिए वर्तमान में जो सरकार चल रही है वो विभिन्न राजनीतिक दलों का समन्वय है। इसलिए अनुशासन में रहने वाली बीजेपी को टक्कर देने में कांग्रेस के नेता कतई पीछे नहीं हैं और इस बार भी राजस्थान में कांग्रेस के दोनों दिग्गज नेता अशोक गहलोत और सचिन पायलट
ये दावा कर चुके हैं कि आला कमान का जो भी फैसला होगा वे इसे ज़रूर मानेंगे। हालांकि इस बात को देखने के बाद में एक बात साफ है कि अब थोड़े और वक्त के इंतज़ार करने की ज़रूरत है। उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि राजस्थान में कांग्रेस का जो सियासी ऊँट है वो किस करवट पर बैठेगा। हालांकि सियासी पार्टियों में शक्ति प्रदर्शन करना कोई नई बात नहीं है और ना ही इस पर किसी तरह की ख़ास रोक है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस के लिए सितंबर काफ़ी ख़ास महीना होने वाला है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। क्या प्रदेश की खराब हो रही सड़कों के लिए सिर्फ अफसरशाही जिम्मेदार है? सड़क को लेकर अधिकारियों को सीएम की फटकार के बाद यह सवाल चर्चा में आ गया है। सरकार के अपने तर्क हैं, लेकिन बीजेपी प्रदेश की खराब सड़क को लेकर सरकार की गलत नीति को जिम्मेदार बताती है। 3,334 करोड़ की सड़कें और तकरीबन 3,000 किलोमीटर लंबाई और तकरीबन ये सड़कें हम लोगों ने पूरे प्रदेशवासियों को शिलान्यास किया है पूरे राजस्थान के अंदर, तकरीबन तमाम जिलों के अंदर जो बजट घोषणाएं थी। सड़क पर छिड़ा संग्राम, अरबों रुपए का वारा न्यारा भ्रष्टाचार के रूप में साथी धारीवाल जी और उसकी टीम कर रही है। सड़क पर सियासत, निशाने पर ब्यूरोक्रेसी। ठेका देते वक्त में आपने एग्रीमेंट कर लिया, पाबंद कर दिया उनको, बाद में आप जो है उनको देखते ही नहीं है। और जो ठेका लिया हुआ चाहे पीपी मोड पे हो चाहे कैसे भी हो, वो जानबूझ के रिपेयर नहीं करता है। प्रदेश में मानसून की बारिश अगर थमी तो साथ साथ में सियासी बयानबाजी की बारिश शुरू हो गई। मौका था सड़कों में गड्ढों की चर्चा का। मुख्यमंत्री जब जयपुर और जोधपुर के जिलों के दौरे पर निकले तो उन्होंने जमीन पर उतर करके देखी ये घटिया सड़कों की सच्चाई। और जब घटिया सड़कों के मसले पर मुख्यमंत्री ने ब्यूरोक्रेसी और अफसरों को घेरा तो साफ तौर पर इन सड़कों के मसले को लेकर के एक नई तरह की सियासत राजस्थान में शुरू हो गई है और गड्ढों में सड़क या सड़कों में गड्ढे, इस बात पर अब बहस छिड़ी हुई है। हमारी लापरवाही से जनता तकलीफ आती है। जब ठेकेदार को पाबंद किया हुआ है, एग्रीमेंट के अंदर है, उसको रिपेयर करना ही पड़ेगा, तो मॉनिटरिंग करने का काम कौन करेगा? आपके मातहत अधिकारी करेंगे, आप लोग करेंगे। तो ये मैं आपको कहना चाहूंगा कि कृपा करके आप लोग पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें आपको अपने खुद के दिल से पूछना चाहिए, जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, सर्विस कर रहा हूँ, क्या मैं जनता के सुख सुविधाओं का ख्याल रखूं या नहीं रखूं? ये जरूर उम्मीद करूंगा कि राजस्थान की जो ईमानदार नौकरशाही है, जो राजस्थान के प्रति समर्पित है, जो राजस्थान के लोक सेवक हैं, उनसे ये उम्मीद तो की जा सकती थी। लेकिन एक बड़ी श्रेणी भी थी कि जो बिल्कुल ऐसा लगता था कि कांग्रेस पार्टी के एजेंट की तरह काम कर रहे थे। लेकिन एक अच्छी जो समर्पित नौकरशाही है, उसको इस बात का अच्छे से पता है कि ये सरकार किन परिस्थितियों में बनी, सरकार की नीयत क्या है। इसलिए भला व्यक्ति या भला नौकरशाह तो ठीक ही करेगा, ठीक ही समझेगा, और इसलिए कांग्रेस के लोगों की ये पीड़ाबाजी भी है। सवाल है कि क्या खराब सड़कों के लिए सिर्फ अधिकारी ही जिम्मेदार हैं? दरअसल जोधपुर जैसे हाई प्रोफाइल शहर की सड़कों के खराब हाल को लेकर बीजेपी ने सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए तो अगले दिन प्रदेश को नई सड़कों की सौगात देते हुए सीएम गहलोत ने एक बार फिर अधिकारियों और ठेकेदारों के गठजोड़ को इसके लिए जिम्मेदार माना। जोधपुर के अपने गृह क्षेत्र के भी 10 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने हेलीकॉप्टर से करी। इसलिए करी थी, मुझे जानकारी में आया कि उस सड़क पर 10 किलोमीटर में इतने खड्डे थे कि मुख्यमंत्री के नटबोल्ट हिल जाते, गाड़ी के तो हिलते ही। बहरहाल जोधपुर में सड़कों को लेकर अधिकारियों को फटकार का असर भी देखने को मिला और इसका पेच वर्क शुरू कर दिया गया। जोधपुर की तमाम सड़कों की यही स्थिति है। कुछ जगह सीमेंट की सड़कें बनी थी जहां स्थिति अलग थी, लेकिन जहां जहां डांबरीकरण की बात है वो स्थिति आपके सामने है। सभी जगह सड़कें टूटी हुई है, डांबर गायब है। सियासत की बात अलग है, लेकिन वाकई लोग खराब सड़कों से परेशान हैं।
सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं ठेकेदार की और नगर निगम प्रशासन की मानता हूं, क्योंकि वो लोग आपस में मिलजुल कर काम करते हैं और इससे ना लोगों की जान के साथ खिलवाड़ होता है। एक तरफ प्रदेश की खराब सड़कों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो पीडब्ल्यूडी मंत्री का दावा है कि मौजूदा वक्त की सड़कें पिछली सरकार के वक्त से कहीं ज्यादा अच्छी हैं। पिछली सरकार ने काम क्या किया कि बजट में प्रावधान तो था तकरीबन 7 से 8 हजार करोड़ का, और सड़कें उन्होंने स्वीकृत कर दी तकरीबन 15,000 करोड़ की। तो आप समझिए कि जिस तरीका से, और उनमें पट्टिका लगा के चले गए, काम कुछ किया नहीं। तो आप समझ सकते हैं एक ऐतिहासिक काम सड़कों के क्षेत्र में हुआ है। तमाम हम चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर क्वालिटी कैसे मेंटेन हो, क्वांटिटी हो, ये हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता थी। राजस्थान के बड़े शहरों की घटिया सड़कों को लेकर के सीएम की फटकार का असर ऐसा हुआ कि ब्यूरोक्रेसी फील्ड में नजर आई। मगर जब सीएम ने इस पूरी बात को लेकर के अपने मन की बात अधिकारियों के सामने रखी, तो इस बात पर भी चर्चा छिड़ गई, क्या राजस्थान के अंदर ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही वाकई हावी है? क्योंकि मंत्री राजेंद्र गुड़ा से लेकर के मंत्री अशोक चांदना और कई विधायक और कई सांसद भी इस बात को लेकर के सवाल उठा चुके हैं कि राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी हावी हो चुकी है और ग्राउंड पर कामकाज नहीं हो रहा है। ये तो रही पक्ष की बात। रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष साफ तौर पर कह चुका है कि विपक्ष साफ तौर पर राजस्थान की सरकार को लेकर के ये बात स्पष्ट कर चुका है कि राजस्थान में विकास कार्य जो हैं वो रुक से गए हैं, थम से गए हैं। राजस्थान की विकास की रफ्तार रुक गई है। बहरहाल राजस्थान में कानून व्यवस्था तो एक मुद्दा होता ही था, लेकिन अब जर्जर सड़कों का मुद्दा भी गांव से लेकर के राजधानी तक, और मुख्यमंत्री के गृह जिले जोधपुर से भी ये मुद्दा खुद मुख्यमंत्री ने उठाया है। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि सड़कों की स्थिति मानसून के साथ में सुधरती हुई भी नजर आएगी। जयपुर से कैमरा पर्सन यासीन के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। बात महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध की। एनसीआरबी ने लगातार दूसरे साल राजस्थान को रेप के मामले में देश में सबसे आगे रहने वाले राज्य का दर्जा दिया। इस पर हंगामा मचाए, लेकिन तब यह मामला और भड़क गया जब सीएम ने महिला अत्याचार के आधे से अधिक केस को झूठा करार दिया। बीजेपी हमलावर हो गई, सामाजिक संगठन हैरान रह गए। आखिर महिला उत्पीड़न पर इतनी लापरवाही क्यों? जो प्रदेश अपने स्वाभिमान के लिए, मान सम्मान के लिए माना जाता था, आज वहां बलात्कार, दुष्कर्म के ऊपर देश के अंदर नंबर 1 बना हुआ है। एनसीआरबी की रिपोर्ट, शर्मसार हुआ प्रदेश। महिलाओं के साथ इतनी बेदर्दी क्यों? जो एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं उसमें इस तरीके से 17 बलात्कार प्रतिदिन होते हैं, वो राजस्थान की सरकार की कमजोरी और विफलता को अपने आप में साबित करते हैं। ये विपक्ष के एक बड़े नेता का आरोप नहीं, बल्कि मेहमान नवाजी के लिए मशहूर राजस्थान के माथे पर लगे एक बड़े दाग का दर्द है। समाज की आधी आबादी यानी महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की बाढ़ किसी को भी चिंता में डाल सकती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान महिलाओं के खिलाफ हिंसा अत्याचार में देश में पहले नंबर पर है। देश भर में महिलाओं के साथ बलात्कार की जितनी भी घटनाएं हुई है, उनमें सबसे ज्यादा राजस्थान में हुई है। यहाँ औसतन हर दिन 17 महिलाएं बलात्कार की शिकार बनी हैं। क्राइम कंट्रोल है यहाँ पर फिर भी रेप की घटना कौन करता है? बाहर विदेशी आता है क्या? अधिकांश घटनाएं करते हैं उस लड़की के कुछ रिलेटिव करते हैं, जान पहचान वाले करते हैं, परिवार के मिलने वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वही करते हैं अधिकांश जगह। नंबर 3, आधा 56% जो क्राइम है वुमेन के ऊपर, वो तो झूठे आंकड़े आते हैं, झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं और हमने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध के बढ़ते मामले चिंताजनक हैं और खुद कांग्रेस के बड़े नेता भी इस पर चिंता जाहिर कर रहे हैं। सचिन पायलट कहते हैं कि हमें ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिसमें सभी को जिंदगी जीने का अधिकार मिले। दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, महिलाओं बच्चों के खिलाफ जो घटनाएं हैं उसमें वृद्धि हुई है। इसलिए मैं समझता हूं जो हमारा एससी आयोग भी है उसको भी एक संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए और पूरी सरकार को मिलकर काम करना चाहिए कि हम इन मामलों में कैसे कंट्रोल लाएं। लेकिन गहलोत सरकार के मंत्री राजस्थान में रेप की बढ़ती संख्या को लेकर अलग ही राय देते हैं।
तो मैं ये समझता हूँ वो आंकड़ों को दबाते हैं, हम आंकड़ों को ओपन लेके आए हैं। राजस्थान में ये पहल की गई है कि कोई भी व्यक्ति अपनी एफआईआर दर्ज करा सकता है। खासतौर से महिलाओं के लिए ये अनिवार्य कर दिया गया है। हर जिला हेडक्वार्टर पे अलग से सेल बना दी गई है। सियासत दादा अगर सियासत की बात करें तो ये उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन कोई भी समाज ऐसे आंकड़ों पर आंख मूंद कर नहीं बैठ सकता। जरा गौर से देखिए प्रदेश के खतरनाक होते जा रहे कानून व्यवस्था के हाल को। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि देश भर में 2021 में सबसे ज्यादा रेप यानी 6,337 केस राजस्थान में दर्ज हुए। तो दूसरे नंबर पर भले ही मध्य प्रदेश रहा हो, लेकिन वहां रेप का आंकड़ा 2,947 दर्ज किया गया, यानी करीब आधा। आपको बता दें कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के सबसे संगीन मामले यानी रेप के मामले में राजस्थान 2020 से ही टॉप पर है। ये एक बहुत दुख की बात है राजस्थान के लिए कि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी केवल इतनी मानती है कि हम आओगे तो हम एफआईआर कर देंगे, बस हमारी जिम्मेदारी वहीं खत्म। अगर जिम्मा नहीं संभाल सकते तो सत्ता हवाले करिए, हम रक्षा करेंगे महिलाओं की, बहन बेटियों की, हम राजस्थान के मान सम्मान की हम रक्षा करेंगे। ऐसा नहीं है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध सिर्फ राजस्थान में ही बढ़े हैं। पूरे देश से आती रिपोर्ट चिंता में डालने वाली है। 2021 में महिलाओं के खिलाफ देश भर में अपराध के 4,28,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। इस हिसाब से हर दिन 1,173 मामले आए। 2020 की तुलना में 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 15% से ज्यादा मामले दर्ज हुए। देश भर में बलात्कार के 31,677 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 31,868 पीड़िताएं थी। यानी देश में हर घंटे 3 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। बलात्कार के 97% मामलों में पहचान वाला ही आरोपी निकलता है। बहरहाल महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों ने सबको चिंता में डाल दिया है। खास तौर पर राजस्थान जैसे राज्य में महिलाओं पर अत्याचार के बढ़ते मामले न सिर्फ हैरान करने वाले हैं, बल्कि खराब कानून व्यवस्था के विपक्ष के आरोपों को मजबूत करते नजर आते हैं। हालांकि एफआईआर की संख्या में बढ़ोतरी को इसके पीछे कारण माना जा सकता है, लेकिन लगातार 3 साल से महिला अपराध के मामलों में देश में सबसे आगे रहना राजस्थान जैसे राज्य के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। कैमरा पर्सन भवानी के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। क्या दाऊद की बदमाश कंपनी का गेम ओवर होने वाला है? दरअसल 30 साल से पाकिस्तान की शह पर भारत को परेशान करने वाले दाऊद समेत डी कंपनी के गुर्गों के खिलाफ एनआईए एक्शन को तैयार है। दाऊद पर देश में सबसे बड़ी इनामी राशि के ऐलान के साथ ही एनआईए भारत में टेरर फंडिंग करने वाले उसके गुर्गों के खिलाफ भी शिकंजा कसने की तैयारी कर चुका है। तीस साल बाद अब होगा इंसाफ। डी कंपनी के खिलाफ एनआईए का एक्शन। जल्द सलाखों में होगा दाऊद सिंडिकेट। भारत देश का सबसे बड़ा दुश्मन अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम तकरीबन 30 साल पहले मुंबई हमले के तौर पर एक बहुत बड़ा जख्म देकर वो अपने गुर्गों के साथ यहां से फरार हो गया था। और फरार होने के बाद वो पाकिस्तान में जाके छुपा और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों और वहां की खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर के लगातार भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में जुटा हुआ है। लेकिन इस मामले की गंभीरता को देखते हुए भारत की केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम लगातार इस मामले पर नए नए इनपुट्स को इकट्ठा कर रही है और उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई करने का एक विशेष ऑपरेशन तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही दाऊद इब्राहिम और दाऊद इब्राहिम के साथ साथ जुड़े हुए कई ऐसे आतंकियों के खिलाफ जो इनाम की राशि है उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी से जुड़े लोगों के बारे में जानकारी देने वालों को
इनाम देने का ऐलान किया है। एनआईए ने इनामी राशि की लिस्ट जारी की है। इसमें दाऊद पर 25 लाख का इनाम रखा गया है, तो उसके खास राजदार छोटा शकील की जानकारी देने पर 20 लाख इनाम की घोषणा की गई है। बाकी टाइगर मेनन, अनीस इब्राहिम और जावेद चिकना पर 15-15 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। यानी दाऊद की पूरी गैंग की जानकारी देने पर पहली बार करीब 90 लाख रुपए की बड़ी राशि का ऐलान हुआ है। एनआईए को मुंबई में ड्रग्स और अवैध प्रॉपर्टी के जरिए टेरर फंडिंग के सबूत मिले हैं। इसके पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का सिंडिकेट काम कर रहा है, जो आईएसआई की मदद से आतंक का नया मॉड्यूल तैयार कर रहा है। एनआईए की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद गैंग पाकिस्तान के समर्थन वाले आतंकी संगठनों तक फंड पहुंचा रहे हैं। इस वजह से मुंबई, ठाणे और आसपास के इलाकों में फिरौती, सट्टेबाजी, बिल्डरों को धमकी और ड्रग्स का कारोबार बढ़ा है। दाऊद गैंग पर एमडीएमए, एलएसडी और केटामाइन ड्रग्स की तस्करी का आरोप लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक इसकी कमाई का इस्तेमाल टेरर फंडिंग में हो रहा है। 2 साल में एनसीबी और नारकोटिक्स सेल ने मुंबई और आसपास के इलाके में 2000 करोड़ की ड्रग्स बरामद की है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, एटीएस, दिल्ली पुलिस, एनआईए और ईडी की टीम ने टेरर फंडिंग में शामिल जिन लोगों को पकड़ा है, उनमें से अधिकांश का लिंक डी कंपनी के साथ सामने आया है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई से पैसे जुटाकर डी कंपनी यूपी बिहार में स्लीपर सेल को फंडिंग कर रही है। जांच एजेंसियों के मुताबिक भारत में दाऊद का पूरा काम उसका भाई इकबाल कासकर देखता है। वो दाऊद के राइट हैंड छोटा शकील के संपर्क में रहकर काम करता है। एनआईए की जांच में पता चला कि दाऊद गैंग के लोग छोटा शकील और दाऊद इब्राहिम के नाम पर बिल्डरों से वसूली कर रहे हैं। गैंग से जुड़े लोग विवादित प्रॉपर्टी पर भी कब्जा कर रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि एनआईए के द्वारा जो तस्वीर जो जारी की गई है दाऊद इब्राहिम की, वो तकरीबन 30 साल पुरानी है, लेकिन उस तस्वीर से जरूर दाऊद इब्राहिम को सचेत किया गया है। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि हाल फिलहाल में जिस तरह से तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया है और कई महत्वपूर्ण जानकारियों को इकट्ठा किया गया है, जल्द ही कई बड़े गैंगस्टर और कई बड़े आतंकियों के खिलाफ जांच एजेंसी के द्वारा ठोस और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है, चाहे वो आतंकी या गैंगस्टर भारत के अंदर हो या विदेश में। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शर्मा के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। उदयपुर में गोल्ड लूट के शिकार बने सैकड़ों लोगों की नींद उड़ी हुई है। 23 मिनट में 24 किलो सोना लूटने वाले लेक सिटी के बेखौफ लुटेरों पर शिकंजा कब कसेगा, यह रहस्य बरकरार है। पुलिस की दबिश जारी है। 250 जवान उन 5 लुटेरों की तलाश में है, लेकिन सवाल है कि क्या वाकई अपराधियों को पुलिस का कोई डर नहीं रह गया। लेक सिटी के बेखौफ लुटेरे। तेईस मिनट में 24 किलो सोने की लूट। ये उदयपुर का सबसे व्यस्ततम जो मार्ग है उनमें से एक मार्ग है, जो कि चित्तौड़ हाईवे को कनेक्ट करता है और सबसे व्यस्ततम मार्ग है। पूरे दिन में हजारों वाहनों की आवाजाही रहती है और उसी मेन रोड के किनारे स्थित मणप्पुरम गोल्ड लोन कंपनी के ऑफिस में इस घटना को अंजाम दिया गया। अपनी खूबसूरत झीलें, महलों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर लेक सिटी उदयपुर अब अपराधियों की शरण स्थली बनता जा रहा है। कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर पूरी दुनिया में सुर्खियों में रहे उदयपुर पर 14 करोड़ रुपए के सोने लूट का संगीन दाग लगा है। महज 23 मिनट में कैसे बदमाश 24 किलो सोना और 11 लाख रुपए की नकदी लूट कर फरार हो गए। शहर के व्यस्ततम एयरपोर्ट रोड पर सुंदरवास के पास मणप्पुरम गोल्ड कंपनी का दफ्तर भले ही थाने से 300 मीटर की दूरी पर स्थित है, लेकिन कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते अपराधियों ने लूट के लिए सुबह 9:20 का वक्त चुना था। नकाब पहने 5 बदमाशों ने दफ्तर पर धावा बोला। कंपनी के कर्मचारी जब तक कुछ समझ पाते तब तक नकाबपोश अपराधियों ने बंदूक तान दी थी। स्टाफ में तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन कुछ
उन लोग के ऊपर गन पॉइंट रखने के वजह से वो लोग डर गए थे, जिसके वजह से वो लोग ने किसी चीज़ों पे मतलब अलर्ट मैसेज का जारी नहीं किया। मणप्पुरम गोल्ड लोन दफ्तर में लूट के बाद से ही यहां अपना सोना रखकर लोन लेने वाले लोग परेशान हैं। चिंता यह है कि उनका सोना मिलेगा या नहीं। हालांकि बैंक के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि उपभोक्ताओं को कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। कंपनी देगी हमारा पैसा, उसका आरबीआई से भी लाइसेंस होता है हमारा, जो भी कस्टमर का गया गोल्ड और कंपनी रिकवरी करा के देगी। सवाल अभी भी मौजूद है कि बदमाशों को कैसे मालूम कहां रखा था सोना। क्या कोई अंदर का स्टाफ अपराधियों से मिला हुआ था? क्या उदयपुर में बदमाशों को पुलिस का कोई खौफ नहीं रहा? पुलिस गोल्ड लोन कंपनी के कर्मचारियों से भी लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस ने सभी कर्मचारियों को अलग अलग बैठाकर पूछताछ की है ताकि पता चल सके कि कोई मिलीभगत तो नहीं है। अब आपको बताते हैं कि कैसे लुटेरों ने पलक झपकते गायब कर दिया था करोड़ों का सोना। सुबह 9:20 पर गोल्ड लोन के ऑफिस में 5 अपराधी घुसे और 9:43 पर लूटपाट कर सभी अपराधी निकल भागे। कंपनी के इस ऑफिस में 1100 लोगों का सोना जमा था। लुटेरे 24 किलो सोना और 11 लाख कैश ले भागे। शातिर अपराधियों ने गोल्ड रखने के बॉक्स में लगे ट्रैकर को भी निकाल फेंका। बहरहाल पुलिस के 250 जवान और अधिकारी 14 करोड़ की लूट की गुत्थी सुलझाने में लगे हैं। अभी तक 150 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है और सारे तथ्य इस ओर इशारा कर रहे हैं कि इस बड़ी लूट में कोई न कोई अंदर की मिलीभगत भी है। मणप्पुरम गोल्ड लोन कंपनी में लूट की यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी प्रदेश के कई शहरों में लूट की घटनाएं हो चुकी है, लेकिन लगता नहीं है कि कंपनी ने उससे कोई सबक लिया है, क्योंकि इस वारदात में चौंकाने वाला मामला यह है कि जिस दफ्तर में करोड़ों का सोना रखा हुआ था, वहां सुरक्षा के लिए कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। सवाल कई हैं, जांच के घेरे में दफ्तर के कर्मचारी भी हैं। सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या राजस्थान में अपराधी यूं ही बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे? कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। तो देखा आपने, खबर में दम है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।